स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसे लेक्चरर के हम लोग रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग चोला साम्राज्य के सेकंड पार्ट में हैं। कल हमने राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बारे में अच्छे से बात कर ली थी। काफी बड़ा होने की वजह से हम लोग आज थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इनके चोल प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कि देखो, सबसे पहली बात ये कि जो मध्यकालीन भारत था उसका एक अध्याय ये जो चोल साम्राज्य न केवल युद्धों में अपनी ताकत दिखाई बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन और नौसेना से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो कौन था? वो यही थे, चोल। चलिए इनके गौरवशाली इतिहास को एक कहानी के फॉर्मेट में समझते हैं। हालांकि आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करेंगे केवल। तो शुरुआत करते हैं। इनका जो राज चिन्ह था दोस्तों, वो क्या था? वो टाइगर था। ये पिछली बार कल वाले वीडियो में हम बताना भूल गए थे। चलो अच्छा ठीक है। कल्पना करो कि एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास 1000 साल पहले ब्लू वाटर नेवी थी। सोचो, हम लोग मॉडर्न इंडिया में आके देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी बनती है। ब्लू वाटर नेवी 1000 साल पहले भी थी। कि चोल साम्राज्य ने केवल दक्षिण भारत पर राज नहीं किया बल्कि समंदर पार करके इन्होंने इंडोनेशिया पर, मलेशिया पर, यहां पे धाक जमाई। ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है बाघ, टाइगर, जो उनकी आक्रामकता और शक्ति का प्रतीक भी है, उस तरीके से उन्होंने किया भी। और श्रीलंका को भी उन्होंने पूरी तरीके से, जैसे कल बात किए थे कि राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, यानी जीत लिया था। तो इनके समय में बने बृहदेश्वर मंदिर की जो भव्यता है आज भी इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि युद्ध नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक ग्रामीण स्वशासन था। विलेज सेल्फ गवर्नेंस था, जो आज के लोकतंत्र की नींव जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स हैं लेकिन हम बीच में आए, जैसे मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम, उर, सभा, महासभा, वरियम, कंदलम। तो लेकिन इसके बाद हम धीरे धीरे देख लेंगे। इसमें सबसे पहली बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोस्तों, ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, निरंकुश शासन प्रणाली थी और वंशानुगत ये चलता था, जिसमें कि सर्वोच्च पद पर राजा होता था। ठीक है। राजत्व देवत्व युक्त था और विस्तृत नौकरशाही थी इसमें दोस्तों। जैसे आईएएस पीसीएस आज होते हैं ना, तो नौकरशाही उस समय भी थी। स्थानीय प्रशासन जैसे नवाचार उन्होंने ही किया था। इसे इसमें अभी बात करेंगे कि ये स्वायत्त कैसे थी, उसका रीजन क्या था, कैसे हम कर सकते हैं कि जो ग्रामीण प्रशासन था वो स्वायत्त था, उसकी बात करते हैं। लेकिन इसमें हम पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करें। जो सेंट्रल था, केंद्रीय प्रशासन था, उसमें सर्वोच्च में कौन होता था? वो तो राजा ही होता था और शक्तिशाली होता था। और उसमें कांचीपुरम में, तंजौर में, गंगईकोंडचोलपुरम में और चिदम्बरम में ये स्थान थे जहां पर इसका राज्याभिषेक होता था। कहीं भी ये हर जगह लगभग कहीं ना कहीं करवाते थे अपना एक प्रोग्राम या उत्सव के तौर पर भी होता था। ठीक है। और विस्तृत जानकारी अधिकारी तंत्र भी था। और राजा का जो मौलिक आदेश था, जिसे राजा कुछ बोल दिया तो उसी को लिखकर आगे बढ़ा देते थे, प्रांतों को पहुंचा देते थे कि भाई ये काम करना है, राजा जी ने बोला है। चोल अधिकारियों में कुछ अधिकारी जो उच्च श्रेणी के थे उनको बोला जाता था पेरुंदरम। जो पेरुंदरम बोले जाते थे वो हाई लेवल के अधिकारी थे, उच्च श्रेणी के पदाधिकारी थे। जो निम्न श्रेणी के थे, उनसे नीचे जो थे, उनको बोला जाता था शिरुंदनम। ठीक है। सिरुनतरम भी बोलते हैं, सिरुनदरम भी बोलते हैं। जो निम्न श्रेणी के पदाधिकारी होते थे, इनको बोला जाता था। एक राजा का निजी सहायक होते थे दोस्तों। तो वो राजा के जो निजी सहायक होते थे, उडन कुट्टम बोलते थे इनको। ठीक है। उडन कुट्टम कौन थे? निजी सहायक थे राजा जी के। ये समझ आ गया? ठीक है। तो ये शुरुआती थी। अभी हम बात करते हैं, ये जो प्रशासन है इनको पिरामिड नुमा शेप दिया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वोच्च पे कौन रहेगा?
सबसे ऊपर दोस्तों कौन रहेगा? जाहिर सी बात है, राजा ही रहेगा। ठीक है। जब सबसे ऊपर कौन रहेगा? राजा रहेगा, ये आपको पता है। तो सबसे ऊपर सम्राट को कर देते हैं, और जो सम्राट रहेगा वो क्या देखेगा? साम्राज्य देखेगा। इसी के अंतर्गत सब कुछ तो रहेगा ना। तो अब जो साम्राज्य है इसको बांटा जाता है, क्योंकि साम्राज्य पूरा है तो उस साम्राज्य को किस में बांटेंगे? मंडल में बांटेंगे। और वो मंडल क्या है? आज का प्रांत। प्रांतों को उस समय क्या बोला जाता था? मंडल बोला जाता था। हालांकि दोस्तों आरंभ में 6 प्रांत थे उस समय, लेकिन जो राज आते हैं तो उस टाइम 9 प्रांत हो जाते हैं, और इनके प्रांतपति को वायसराय बोला जाता था। वायसराय। जैसे आज हमारे प्रांत के जो मेन है वो सीएम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वैसे उनका केवल प्रांतपति जो होता था वायसराय होता था। इनकी जो नियुक्ति होती थी वो राजा के द्वारा ही होती थी। इस पद पर सामान्यतः कि युवराज ही होते थे, या धनी व्यक्ति होते थे, या कोई परास्त राजा है वो होता था। अब मंडल के बाद कौन आता है? तो मंडल के बाद आते हैं वलनाडु। अब वलनाडु क्या होता है? वलनाडु दोस्तों वर्तमान का जो संभाग स्तर है, संभाग स्तर है, वो है वलनाडु। और ये कई कोट्टमों से मिलकर बना है, यानी वलनाडु के नीचे क्या था? कोट्टम था। सॉरी। तो सम्राट हो गया, साम्राज्य, नीचे मंडल, उसके नीचे वलनाडु जो संभाग स्तर था, फिर उसके नीचे कोट्टम आ जाता है। ठीक, कई कोट्टम मिलकर वलनाडु होते हैं। फिर कोट्टम के नीचे आ जाते हैं नाडु, फिर नाडु के नीचे आ जाते हैं कुर्रम, और फिर कुर्रम के नीचे आ जाते हैं गांव। गांव सबसे निचली इकाई, सबसे छोटी इकाई होती थी, इसको गांव या ग्राम बोलते थे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब दोस्तों कुर्रम क्या होता था? तो गांव के जो समूह होता था, गांव का समूह, वो कहलाता था कुर्रम। अगर बहुत बड़ा हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? तर कुर्रम। ये सिंपल था, आ गया। ठीक है। ये चाहे गांव से कुर्रम, कुर्रम से नाडू, नाडू से कोट्टम तक जाओ, चाहे ऊपर से आ जाओ, मतलब एक ही है। अब कुर्रम मिलके क्या बनाते हैं? नाडू। और नाडू क्या है? वर्तमान में जो जिला है दोस्तों वो है नाडू। जो जिला क्या है? नाडू। और ये जिले में नोटार नामक संस्था थी एक। नाडू को जो देख रेख करता था, नोटार नामक संस्था थी, वो यहाँ की देखभाल करती थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक कर भी लेते थे जो नाडू में है, उसको नाडु विनियोगम कहते थे। नाडु विनियोगम, कर वसूला जाता था नाडु। तो ये हमें समझ आ गया कि चोल प्रशासन में साम्राज्य था, पहले साम्राज्य होता था, साम्राज्य के नीचे क्या है? मंडल, मंडल के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद गांव। गांव प्रशासन सबके छोटी इकाई होती थी। अब ये गांव होता था तो नगर भी होते थे। अगर लास्ट में बांटोगे दोस्तों तो लास्ट में एक तो गांव होगा, और उसी के पैरेलल में नगर भी तो होंगे। तो नगर क्या होता था? उस समय के नगर की बात करें तो नगर में व्यापारिक और व्यावसायिक श्रेणियों के लोग तो रहते ही थे। तो लेकिन जो नगर का प्रशासन चलाता था वो नगरम संस्था थी, नगरम संस्था द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। और एक नगर में कई कई नगरम होती थी, यानी कई संस्थाएं होती थी। जैसे वस्त्र, यानी वस्त्र व्यापारियों के संघर्ष के लिए, सॉरी, संघ के लिए जो नगरम थी वो थी सलीय नगरम। वहीं तेल और घी की आपूर्ति के लिए शंकरा पदी, और समुद्री जो व्यापारी जाते थे पारगमनम, और तेल विक्रेता के लिए पनीर। ये सारे नगरम के बाद, बस नगरम संस्था याद रखो। और ये सारी चीजें की जानकारी हमको मिलती है चिदम्बरम अभिलेख से।
ठीक है, चिदम्बरम लेक से मिलती है नगरम की जानकारी। इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम ग्राम प्रशासन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये ही हमारे लिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सब बात करेंगे दोस्तों, इधर बात करें। ठीक, जो ग्राम प्रशासन है, आखिर इसको क्यों बोला जाता था कि ये स्वायत्त थी? इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन दोस्तों, पहली बात तो ये कि ग्राम सभा कर लगाने और कर वसूलने के लिए स्वतंत्र थी उस टाइम। पहला रीजन तो यही था। और केंद्रीय प्रशासन से ग्राम सभा स्वतंत्र थी, अगर कुछ मामले अपवाद को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से स्वतंत्र। और फिर केंद्रीय कानून ग्राम पर जो तभी कर लगते थे, जिसे मान लो केंद्र ने कानून पास किया, वो गांव पे तभी लगते थे जब ग्राम सभा चाहती थी, और वो ग्राम सभा अनुमति दी तभी वो उस गांव में लगता था कानून। तो सोचो, इससे स्वायत्तता तो सिद्ध होती ही है ना। और ग्राम के सभी कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम सभा की थी। तो इस तरीके से माना जाता है कि उस टाइम ग्राम सभा स्वायत्त थी। और ये हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर लेख से। उत्तर मेरूर लेख से हमको जानकारी मिलती है। और इसी में कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन का इतिहास भारत का यहीं से शुरू होता है। स्थानीय स्वशासन का इतिहास। ठीक है, अब ग्राम सभा है तो ग्राम को दो भागों में डिवाइड किया जाता था दोस्तों। एक तो सामान्य गांव था, सामान्य ग्राम या गांव, और दूसरा था विशिष्ट ग्राम। अब इसमें क्या अंतर था? तो जो सामान्य ग्राम थे, इसमें तो सभी प्रकार के लोग रहते थे, सभी प्रकार के कार्य करवाते थे। और इसमें जो ग्राम सभा थी दोस्तों, ग्राम सभा सामान्य गांव की, उसी को उर बोला जाता था। ये कई बार सवाल आ चुका है। तो उर क्या थी? ग्राम सभा थी, इसको याद रखिए। अब ग्राम सभा की जो कार्य समिति होती थी उसको क्या बोलते थे? तो आल गुड़म बोलते थे। ग्राम सभा की जो कार्य समिति थी क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आल गुड़म। ओके, ये हो गया। और ग्राम सभा में दो और भी हो सकती थी। वहीं जो विशिष्ट ग्राम थे उसको क्या बोलते थे? ऐसा क्या था विशिष्टता में इनकी? दोस्तों, ये ग्राम जो थे ब्राह्मणों के अनुदान दिए गए थे, अनुदान दिए गए थे ब्राह्मणों को। इन्हें ब्रह्मदीय और अग्रहार या मंगलम भी कहा जाता था। और इनकी जो महासभा थी, ग्राम महासभा, ठीक है, महासभा थी, उसको पेरुबुरी कहा जाता था। पेरुबुरी, ये नए नए वर्ड्स हैं, थोड़े टफ जरूर लगते हैं क्योंकि साउथ से हैं, तो एक दो बार समझने के बाद समझ आने लगता है। ठीक, हैबिचुअल हो जाते हैं। पेरुबुरी होते हैं और कई सदस्य थे इसमें, इसको पेरुमक्कल कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और इस ग्राम सभा के अधीन कई परिषदें थी, और जिनको वारियम कहते थे, अभी हम लोग देखेंगे वरियम या वारियम कहते थे या वर्णम कहते थे, जो कि उद्यान को देखती थी, तालाब को देखती थी, या स्वर्ण समितियों को देखती थी। तो इस तरीके से अभी 2 मिनट में देखते हैं। और ये जो महासभा थी, इनकी चुनाव की विधि होती थी। महासभा के द्वारा इनमें सभा सदस्य चुने जाते थे। ठीक है, अब पूरे ग्राम सभा की बात आ जाएगी, तो फिर इस पूरे ग्राम सभा में 30 वार्ड होते थे, या 30 कुटुंब में इनको डिवाइड किया जाता था, बांटा जाता था। और प्रत्येक कुटुंब से एक एक लोगों को लिया जाता था। लेकिन इसके लिए निर्धारित किया गया था कि भाई, जो भी इसमें चुना जाएगा उसकी ये शर्तें होंगी। कौन सी? कि वो 35 से 70 वर्ष के बीच की उम्र का होना चाहिए, क्योंकि वयस्कता जरूरी है। दूसरी बात ये थी कि भाई उसके पास 1.5 एकड़ कम से कम जमीन होनी चाहिए, और उसकी खुद की हो, घर वालों की नहीं, खुद की हो, और स्वयं का आवास होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञाता नहीं, ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो 3 वर्षों से चयन न हुआ हो उसका। और पांचवी बात यह है कि उसका कोई निकटवर्ती संबंधी किसी भी उप समिति में न रहे, तब उसका चयन हो सकता है।
ये चीजें थी। और इनका जो चयन होता था वो लॉटरी पद्धति से होता था, और उस लॉटरी को बोलते थे कुडवोले समिति, कुडवोले पद्धति। तो कुडवोले पद्धति क्या होती थी? लॉटरी पद्धति होती थी। इसमें खजूर के पत्ते पर नाम लिख दिया जाता था और किसी अबोध बालक को 30 पत्ते उससे निकलवा लिए जाते थे, उनको सदस्य बना दिया जाता था। तो इनका जो कार्यकाल होता था दोस्तों, ये 1 वर्ष का होता था, और इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। 360 दिन ये विभिन्न समितियों के सदस्य रहते थे और 5 दिन अपना हिसाब देते थे क्या क्या हुआ। अब हमने ये छोड़ा था कि वारियम या जो वर्णम होती थी, परिषदें, इसका मतलब है परिषदें होती थी, तो कौन कौन सी होती थी? तो एक तो पहली बात ये देख ले रहे हैं, पहले नंबर पे कौन सी परिषदें थी? उद्यान परिषद। जैसे इसको याद करने की कोई ना कोई अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, तभी याद हो पाएगा। जैसे उद्यान में टोट्टावारियम, उद्यान में क्या, मान लो कि उद्यान है तो उसमें टोटी लगी हुई है, उससे फूल सींचोगे, तो उद्यान में टोटी लगी है तो टोट्टवारियम उद्यान समिति हो गई। वहीं तालाब समिति होती है, उसको क्या बोलेंगे? तालाब खूब एरिया में फैला होता है ना, तो एरिवारियम तालाब समिति हो गई। जैसे कि पता है कि स्वर्ण को पोन, पोन यानी स्वर्ण, तो स्वर्ण समिति, तो अपने हिसाब से बना लेना है। उदासीन वारियम, उदासीन कौन हो जाता है? सन्यासी लोग, तो सन्यासियों की जो समिति होती थी उदासीन वारियम हो गया। न्यायातर वारियम में तो पता है कि न्याय समिति के लिए हो जाएगा, ठीक है। संवत्सर वारियम ये वार्षिक निगरानी के लिए होता है। तो ये कुछ समितियां थी प्रमुख, और इनकी जो बैठक होती थी, और वो होती थी ब्रह्मोत्तर स्थान, इसको बोलते थे ब्रह्मोत्तर स्थान बोलते हैं, क्योंकि इनकी बैठकें बरगद के वृक्ष के नीचे होती थी या तो मंदिर में होती थी। उन जो बैठने वाले स्थान को क्या बोलते थे? ब्रह्मोत्तर स्थान बोलते थे। इस तरीके से हम लोग थोड़ा इनके हायरार्की को देख लिए हैं। इनके अलावा दोस्तों सेना, राजस्व, न्याय और मंदिर कला भी आती है, हालांकि इतना ही याद रखते हैं, इससे सवाल भी काफी बनते हैं, ये देख लीजिएगा। फिर किसी वीडियो में लास्ट में हम जब 30 तक पहुंचेंगे, 30वें वीडियो के आसपास, उसमें कर लेंगे। चलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। आज मराठा मिलिट्री की बात आए हैं, आज मराठा खत्म हो जाएगा, हालांकि हमने काफी चीजें कर ली थी, इसको फिर से रिवीजन के तौर पे हमने इसको लिया है। तो इसमें चलते हैं रिवीजन के तौर पे। पहली बात, मराठा की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसमें कि मराठा इतिहास जो साम्राज्य है, इतिहास जो मराठा साम्राज्य का इतिहास है, केवल युद्धों की कहानी तो बिल्कुल नहीं है ना। इसमें एक अदम्य साहस दिखता है ना, जब भी छत्रपति शिवाजी की महाराज की बात आती है तो एक साहस की बात आ जाती है, राजस्व की भावना आ जाती है, आधुनिक जो सैन्य रणनीति टाइप का होता है कि नहीं पीछे नहीं हटना है, उस टाइप से। तो जिसने मुगल सेना की नींव हिलाकर रख दी थी, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा बात करें कि देखो ये साम्राज्य था शिवाजी महाराज का, और इनका जो नींव थी वो हिंदवी साम्राज्य थी। क्या थी? हिंदवी स्वराज थी, हिंदवी स्वराज इनका कह सकते हैं नारा था, इनका नींव थी। और शिवाजी महाराज ने न केवल एक साम्राज्य बल्कि बिखरे हुए मराठा सरदारों को एक ध्वज के नीचे लाकर स्वराज का के विचार को जन्म दिया था, ठीक है। उनकी युद्ध नीति का मुख्य आधार ये था कम संसाधनों में दुश्मन को हराना। थोड़ा सा फैक्चुअल चलेंगे दोस्तों, ये सारी बातें जितनी लिखी हुई हैं वो सब आ जाएंगी, इसलिए परेशान मत हो। और शुरुआत बात करते हैं, हाँ, क्योंकि बात कर लिए हैं इस पे पहले ही, तो हम लोग सीधे बात करते हैं क्या होता है। तो शिवनेरी दुर्ग में दोस्तों शिवाजी का जन्म होता है 1630 में। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरण किला पे विजय प्राप्त कर ली, और 1659 में अफजल खान का वध कर दिया प्रतापगढ़ के युद्ध में, यूपी वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला। वहीं 1663 की बात आती है तो शाइस्ता खान पर पुणे में अचानक हमला करते हैं, और 1665 में आपने सुना ही होगा कि पुरंदर की संधि होती है किसके किसके बीच? जय सिंह के बीच, जो कि जय सिंह किसके समय में था? अकबर के, और शिवाजी के बीच। तो 23 किलों को उनको देना पड़ता है,
इसको देना पड़, सॉरी अकबर नहीं था, 1665 की बात चल रही है। तो आप बताइए कौन था। देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अकबर के बाद जहांगीर बनता है 1605 से 1627 तक। फिर 1627 से 1658 तक शाहजहां बनता है। 1658 से 1707 तक जहां औरंगजेब रहता है। तो 1665 में कौन रहता है? 1628 से 1627 से 58 तक कौन रह रहा है? शाहजहां। 58 से औरंगजेब। तो पुरंदर की संधि किसके मध्य होती है? जय सिंह के मध्य होती है। और जय सिंह कौन होता है? ये मुगल सेना का सेनापति होता है, जो कि औरंगजेब के काल में, ठीक है। तो शिवाजी को 23 किलों को देना पड़ता है मुगलों को। और 1666 की बात हो रही है दोस्तों, तो आगरा किले में फलों की टोकरी में, क्योंकि औरंगजेब इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो फलों की टोकरी में छिपकर ये भाग आए थे। और 1677 में, सॉरी 1674 में राज्याभिषेक करते हैं और रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि के साथ अपना शासन चालू करते हैं। और 1680 ईस्वी में शुरुआत शिवाजी का निधन हो जाता है। और 1713 में पेशवा युग की शुरुआत होती है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा होते हैं। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठा शक्ति को गहरा धक्का लगता है। उसके बाद पतन की शुरुआत हो जाती है, आपस में लड़ने लगते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ इनके इंपॉर्टेंट देखें तो शब्द हैं। गनीमी कावा। गनीमी कावा क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉरफेयर है। अचानक हमला करना और जंगलों में गायब हो जाना, तो छापामार युद्ध या तो गोरिल्ला वॉरफेयर। अष्ट प्रधान क्या था? तो दोस्तों अष्ट प्रधान जो थे, वो शिवाजी द्वारा स्थापित 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। तो प्रमुख 8 मंत्री जो थे, उनकी परिषदें थी, जैसे पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। तो ये कौन कौन थे? इतने लोग थे, तो इनको अष्ट प्रधान बोला जाता था। वहीं बरगीर कौन था? दोस्तों बरगीर था, बरगीर वो होते थे जिनके पास जो घोड़े होते थे और हथियार होते थे, वो राज्य देता था, यानी सरकार की तरफ से घोड़ा और हथियार मिलता था। ऐसे सैनिकों को बरगीर कहा जाता था। और ऐसे सैनिक जिनके पास खुद के घोड़े और खुद के हथियार हों, उनको सिलहदार कहा जाता था, सॉरी सिलहार कहा जाता है, हाँ सिलहदार। तो बरगीर कौन थे? ऐसे घुड़सवार जिनके पास खुद के घोड़े नहीं, राज्य के घोड़े और राज्य के हथियार थे, उसको बरगीर। जिनके पास खुद के घोड़े और खुद के हथियार थे, उनको सिलहदार। चौथ और सरदेश मुखी इनका कर था दोस्तों। चौथ एवं सरदेश मुखी मराठों का कर था, और पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला जो कर था, वो कौन था? चौथ था। कि भाई हम तुमको सुरक्षा देंगे और उपज का 1/4 यानी 25% तुम हमको दोगे, तो हम तुमको सुरक्षा देंगे। वहीं सरदेश मुखी जो था, वो 10% लिया जाता था, क्योंकि मराठा क्षेत्र के अधिकार के रूप में लिया जाता था कि भाई मेरा क्षेत्र है और तुम राज कर रहे हो, तुमको दो। और ये अलग से राज्यों के लिए दिया जाता था कि 25% देना पड़ेगा। पागा क्या था? शिवाजी को नियमित और प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी, उनको पागा बोलते थे, जो शिवाजी के साथ हमेशा रहती, ठीक है। तो शिवाजी की सैन्य जो रणनीति थी, स्ट्रेटजी, उसमें किलों का बड़ा महत्व था। लगभग 300 किले थे, 300 के आसपास या 300 से ज्यादा ही किले थे। तो उन खुद कहते थे कि किला है तो राज्य है। और नौसेना थी, क्योंकि भारतीय नौसैनिक यानी नौसेना के जनक कहा जाता था किसको? शिवाजी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि कोंकण तट पर उन्होंने दो किले बनवाए, समुद्री किले, जिनका नाम है सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग। कोंकण तट पर उन्होंने बनवाया था। और इनके शासन में कठोर अनुशासन था। उनकी सेना में महिलाओं को ले जाना बिल्कुल मना था, और किसानों को परेशान करना तो अपराध ही माना जाता था। इस तरीके से हमने ये देखा। और इसमें अगर कुछ सवाल की बात करें, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था भाई? तो अमात्य विद्या राजस्व मंत्री होता था।
और पुरंदर की संधि 1665 किनके किनके बीच हुई? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच होती है। चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय आधार मजबूत करना और पड़ोसी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाना। वहीं शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ और किसके द्वारा करवाया? तो रायगढ़ किले में करवाते हैं दोस्तों, और काशी के विद्वान गंगा गंगा भट्ट द्वारा। और मराठा नौसेना के पहले सेनापति कौन थे? तो कान्होजी आगरू। इस तरीके से हम लोग ये सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें इनके अष्टप्रधान में दोस्तों एक सुमंत नाम का पद आता है। सुमंत को दाभीर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और ये विदेश मंत्री होता था। सुमंत और दाभीर दोनों एक ही है, जो कि विदेश मंत्री होता था। ठीक है, आगे हम लोग एक बात लास्ट करते हैं जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो दोस्तों, गांधी जी एक ऐसा नाम है जिनके बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। और गांधी जी को समझना केवल इतिहास को ही समझना नहीं, बल्कि उस नैतिक शक्ति को समझना है जिसने भारत को एक राष्ट्र बनाया। तो चलिए, पोरबंदर की गलियों से दिल्ली के बिरला हाउस तक का सफर क्रोनोलॉजिकली एक में पिरोते हैं। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। बात कर रहे हैं 1893 से 1914 की, क्योंकि इन 21 सालों में गांधी जी वहां अफ्रीका में रहे। तो गांधी जी 1893 में एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां लगभग 21 साल तक रहते। 1893 में दोस्तों डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया ये ट्रेन से जा रहे थे, और इन्हीं के बीच में पड़ता है पीटर मैरिट्सबर्ग मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, और यहीं पर गांधी जी को नीचे उतार के फेंक दिया गया, भाग जाओ यहाँ से। यहीं से उनके भीतर एक क्रांतिकारी जगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे काले और गोरों में बड़ा भेदभाव किया जाता था, और गांधी जी कालों की श्रेणी में थे। 1894 की बात आती है, फिर एक साल बाद। तो भारतीयों के लिए के अधिकारों के लिए उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 में। फिर 1903 की बात आती है, तो जोहान्सबर्ग में कानून का दफ्तर खोलते हैं और इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू करते हैं। तो इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ से शुरू करते हैं? यहीं से, जोहान्सबर्ग से। ठीक है, अफ्रीका से। ओके, 1903 की बात आ गई। फिर 1904 की बात आती है, तो दोस्तों डरबन में फिनिक्स फर्म की शुरुआत करते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट जिनको बोला जाता है। और 1906 की बात आती है, तो दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह शुरुआत करते हैं दोस्तों। सत्याग्रह किसके खिलाफ? ये करते हैं पंजीकरण कानून के खिलाफ। फिर 1910 की बात आ रही है, 6 के बाद 10 में, तो जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती थी, इतनी सारी चीजें हो गई हैं ये अफ्रीका में। अब भारत में वापसी होती है। भारत में वापसी कब हो रही है? 9 जनवरी 1915 को। जब 9 जनवरी 1915 को आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल। और इनके राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 1915 में ही अहमदाबाद की कोचरब अहमदाबाद एक सत्याग्रह आश्रम बनाया था उन्होंने, और जो बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट हो गया था। साबरमती आश्रम, वही कोचरब वाला, यहाँ फिर 1917 में खोले थे, दुकान नहीं थी, मतलब शिफ्ट किए थे, वहां रहते थे।
1917 में पहले दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था है, चंपारण सत्याग्रह। ये कई बार पूछा गया है कि बिहार में है। एक तो भारत में पहला सफल सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे? भारत में, एक मिनट, सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। तो तीन कठिया पद्धति के विरोध में नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवाते थे कि भाई जितना भी तुम्हारा खेत है 1/3 यानी 33% खेत पे तुम नील की भी खेती करोगे, क्योंकि उस टाइम नील की बड़ी मांग थी। सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल नील बनता था वो हो नहीं पाया था, वही कलर की बात हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे ही महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यहीं पे। फिर आती है बात 1918 की, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल हड़ताल। यहाँ पे मजदूरों की हड़ताल करते हैं, मजदूर हड़ताल पे रहते हैं क्योंकि प्लेग की वजह से उनका बोनस नहीं बढ़ रहा था, और इस पे भूख हड़ताल गांधी जी करते हैं और इसको सफल बनाते हैं। तो अहमदाबाद मिल जो हड़ताल थी दोस्तों, ये पहले आती, फरवरी में ही आसपास होती है, मार्च के आसपास, फरवरी लास्ट मार्च में। लेकिन इसी टाइम पे इसके जस्ट बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई सत्याग्रह खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह पहले हुआ था या अहमदाबाद में? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुई थी। और खेड़ा सत्याग्रह क्यों होता है? टैक्स वसूली के लिए, ये टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे किसानों से। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब बड़े थोड़ा से जन आंदोलन की बात करेंगे। तो बड़े आंदोलन में 1919 की बात आ जाती है। 1919 की बात आती है दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने आ, सत्याग्रह किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी टाइम हो जाता है, 13 अप्रैल 1919 में। और 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन। और जलियांवाला बाग और कांड के खिलाफ और खिलाफत के विरोध में भी शुरू किया था इन्होंने। लेकिन 5 फरवरी 1922 को हो जाता है कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। एक और बात होती है 2 साल बाद, 1924 में गांधी जी को बेलगाम अधिवेशन में, बेलगाम अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक ही बार अध्यक्ष रहे थे ये। फिर 24 के बाद 6 साल बाद 1930 में इनको कमान फिर से सौंपी जाती है। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च क्या था? तो साबरमती से दांडी तक, दांडी नवसारी में है दोस्तों, नवसारी जिला गुजरात में, जो कि 241 मील की दूरी तय करके लगभग 78 लोग के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके जस्ट कुछ समय बाद 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं। वहीं 1932 में दोस्तों 24 सितंबर की बात हो रही है। 24 सितंबर में यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है दलितों के आरक्षण को लेकर एक समझौता, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। फिर 1942 की बात आती है और भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। उस टाइम नारा दिया जाता है करो या मरो। ठीक है, अगर इनके ये सारी चीजें, नारे और वो सत्याग्रह और आंदोलन कंप्लीट हो गए। इनके कुछ बुक्स हैं दोस्तों। पहला ये है कि 1909 में इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज। और एक और बुक लिखते हैं कि जो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, जो कि आत्मकथा है। और अखबार के कुछ निकलवाते हैं। पहला तो यंग इंडिया है, यंग इंडिया। दूसरा नवजीवन। और तीसरा है हरिजन। ये पत्र अखबार थे गांधी जी के। उपाधियों की बात करेंगे तो गांधी जी को उपाधि को सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। अर्धनग्न फकीर कौन कहता है? विंस्टन चर्चिल कहता है, चर्चिल। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में उनकी हत्या कर दी।
अंतिम शब्द थे उनके क्या, हे राम, और उनकी समाधि का नाम क्या है, राजघाट। ठीक है, तो कुछ 2-4 प्रश्न बताइए कि गांधी जी ने किस घटना के बाद कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में, इसकी हम लोग बात नहीं किए थे ऊपर। और गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है, हालांकि इनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, लेकिन जमुना लाल बजाज को पांचवें पुत्र के रूप में, हालांकि इनको गांधी जी इतना मानते थे इसलिए ऐसा बोला जाता था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। वहीं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तारीख को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इस तरीके से हम लोग गांधी जी को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, मेन मेन पॉइंट। मिलते हैं सुबह 6 बजे, रिवाइज करते रहिए, अच्छे से अपना काम करते रहिए। धन्यवाद।